नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में MTH 202 के जो मिड टर्म के बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये बताता जाऊँ कि इन मोइज की फाइल्स में से तकरीबन 80 to 90% MCQs जो हैं वो आपके यानी फाइल्स में से होते हैं। आपने इन फाइल्स को अच्छे से समझ लेना है ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स के पेपर है वो बहुत ही अच्छा हो सके। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि रिफ्रेज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन बाय कंडीशनल फॉर्म। इफ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यू विल बी हेल्दी। हमने स्टूडेंट जो हमें ये एक सेंटेंस दिया गया है, हमने इस सेंटेंस पर बाय कंडीशनल फॉर्म्स को देखना है कि उसमें से कौन सी करेक्ट फॉर्म है। अब हमें बाय कंडीशनल फॉर्म्स का पता होना ज़रूरी है कि बाय कंडीशनल फॉर्म होती क्या है। लेकिन एक कंडीशनल के बाद बाय कंडीशनल आता है। कंडीशनल में अगर सिर्फ कंडीशनल के बारे में कहा जाता तो हमने वो यहाँ से पिक करना था जिसमें देन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है कि इफ़ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन यू विल बी हेल्दी। तो अगर कंडीशनल होता तो जस्ट हमने देन के लफ्ज़ को यहाँ से ढूंढना था कि किसमें देन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से ये है। अब यहाँ पे बाय कंडीशनल है, तो बाय कंडीशनल का जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो आपने जो ढूंढना है वो ये है कि इफ़ एंड ओनली इफ़, ये लफ्ज़ उसमें लाजमी दिया जाएगा जब आपसे बाय कंडीशनल फॉर्म के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला, जो कि यहाँ पे करेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिडक्टिव एंड ऑब्जर्व लॉ इज सिंबॉलिकली डिनोटेड एज। तो अब ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसको आपने याद रखना है। ठीक है, एब्जर्वटरम जो है एब्जर्प्शन से निकला है, एब्जर्विटी से निकला है, और एब्जर्विटी, कंट्रडिक्शन, कंटिजेंसी, ये इस तरह के अल्फाज आपको अगर इनके लेक्चर्स आपने नहीं लिए तो लेक्चर नंबर 3 का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे आपको इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जब भी एब्जर्विटी या इस तरह का लफ्ज़ आपको मिल आता है ना, तो उसमें सी का लफ्ज़ अमूमन यूज़ किया जाता है। मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि उसमें सी का ऑप्शन जो है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो आपने इस सी को जहन में रखना है जब भी आपके पास रिडक्टिव एंड एब्जर्वटरम के नाम से कोई आइडेंटिटी पूछी जाती है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम जी अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो है जी कि अ क्रिटिकल रो इज दैट इन विच डैश प्रीमिसेस हैव ट्रूथ वैल्यू t। अब देखें जी, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये प्रीमिसेस क्या होते हैं, तभी हम उसके ऊपर क्रिटिकल वे को डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे जी क्या होता है। देखिए, हमने टेबल बनाने सीखे थे जी कुछ, जिसमें हमारे पास पहले एक P लिखा होता है, फिर एक Q लिखा होता है, फिर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट चलती हैं जी कि P इम्प्लाई Q, ठीक है, या फिर उसके बाद P इम्प्लाई नेगेशन Q, ऐसे कुछ चल रहे होते हैं और लास्ट पर एक आंसर हमारा होता है जिसको हमने निकालना होता है। ठीक है, अब जितना भी दरमियान में जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं, जितने भी दरमियान में आर्गूमेंट्स होते हैं, ये आर्गूमेंट्स सारे के सारे हमारे पास प्रीमिसेस कहलाते हैं। ठीक है, इन तमाम का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर तो जितनी भी दरमियान में कंडीशन दी गई हैं तमाम की तमाम ट्रू होंगे, देन वो हमारे पास क्रिटिकल रो होती है कि जिसमें जितने भी प्रीमिसेस हैं उन तमाम का आंसर करेक्ट हो। तो यहाँ पे भी चूँकि हमारे पास जो ऑप्शन पूछा जा रहा है उसमें भी हम फिर उसी ट्रुथ वैल्यू का सहारा लेंगे कि जिसमें ऑल जो है आपके P Q के जो आंसर हैं ट्रू फॉल्स वाली रो, अगर टोटल की टोटल वहाँ पे ट्रू होंगी तो तभी वो प्रीमिसेस जो है हमारे पास क्रिटिकल रो के नाम से जानी जाती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है जी वो है जी कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ ऑर गेट। हाँ जी, ऑर गेट क्या होता है, इसका सिंबल देख लीजिएगा जी। हमारे पास इस तरह से एक हमारे पास P Q इस तरह से होता है। तो जो और होता है जी हमारे पास P एंड और, ठीक है। तो और हमारे पास कैसे होता है जी, और होता है जी हमारे पास ऐसे और Q। तो अब इसमें ये एंड होता है, सॉरी, और इस तरह से होता है ऊपर को। इसमें ये होता है कि अगर एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू होता है, ठीक है। यानी ट्रू फॉल्स मीन ट्रू आपका 1, फॉल्स आपका 0। अगर 0 1 में एक भी 1 आ जाता है तो आपका आंसर हमेशा 1 होगा, ठीक है। चूँकि इसमें एक 0 है एक 1 है, तो जब भी और गेट अप्लाई करेंगे तो और गेट का ये होता है कि अगर 0 1 हो तभी 1, 1 0 हो तभी 1, 1 1 हो तब भी 1। 0 सिर्फ उस सूरत में होगा जब दोनों ही 0 होते हैं, अदरवाइज आपका वो 1 ही होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड A इज अ सबसेट, देन हमारे पास A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। अब देखें जी, हम इसको पहले चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो सबसे पहले अगर मैं A के कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो A का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा जी U माइनस A, ठीक है। यानी कि A के जो भी आंसर्स होंगे वो U से निकाल के देन हमारे पास जो रह जाएंगे वो आपका A का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। चूँकि A आपका U का सबसेट था, U के अंदर से ही A था, तो ज़ाहिर है जब हम A का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो निकल जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास U में से कुछ वैल्यूज़ निकली जा चुकी हैं A के कॉम्प्लीमेंट तक। देन अगर हम उसको दोबारा A के साथ यूनियन लेंगे तो वो सारे का सारा दोबारा U बन जाएगा। तो ये यहाँ पे फॉल्स लगा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो U होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट हमारे पास अगेन आइडेंटिटी को हमने देखना है कि इसमें से कौन सी आइडेंटिटी फॉल्स है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि ये खाली सेट है जी, एक 5 एलिमेंट है और 5 में 0 नहीं होता जी। 0 तो एक हमारे पास एलिमेंट जाना जाता है ना, तो 5 से वो बिलोंग नहीं कर सकता, इसलिए ये आइडेंटिटी फॉल्स है। हाँ जी, ये भी सेट है जी, हर सेट का अपना अपने सबसेट के बराबर होता है। A एंड B और द टू सेट, अगर A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो तो ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब A और B बराबर हों, ये भी ठीक है। द टू सेट और डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, ये भी ठीक है कि अगर दोनों डिसजॉइंट है उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि उसने पूछा था कि आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट यही है, इसलिए इस पे करेक्ट लगा हुआ है। हमने फॉल्स वाली ढूंढनी थी, बाकी ये तीनों जो हैं वो करेक्ट हैं। तो चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि इफ A and S are the two reflexive relation then A intersection S is। देखें जी, रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव होता है जी कि आपके पास एक ऐसा पेयर हो जिस तरह से A वाव A, अब इसमें दोनों ही सेम है तो ये एक रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और भी मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करता जाऊँ। मान लीजिएगा आपके पास इन A को छोड़ के भी अगर को आपके पास इस तरह की चीज़ आ जाती है, जिस तरह से मैं लिखता हूँ जी 1 सॉरी ये 1 लिखना था मैंने, 1, फिर मैं लिखता हूँ जी कि 2 2, फिर मैं लिखता हूँ जी इसमें
3 तो ये क्या है जी, एक रिफ्लेक्सिव का रिलेशन है जिसमें हर एलिमेंट जो भी गिवन है उनका सेम ऑर्डर दोनों तरफ x का भी और y का भी मौजूद है इसमें, लिहाजा ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब इसमें अगर स्टूडेंट 2 व 1 आ जाए, 1 और 2 आ जाए, तो इससे इसकी रिफ्लेक्सिव पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें 1 2 3 जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। हाँ, अगर 1 2 3 से हटके कोई नंबर आ जाता है और उसका ऑर्डर पेयर यहाँ पे मौजूद ना हो तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी जब तक के जो नंबर भी गिवन है उनका दोनों 1 1 2 2 3 3, अब 1 2 3 1 इससे रिलेटेड जितने मर्जी आ जाएंगे तो इसकी रिफ्लेक्सिव पे कोई असर नहीं होगा। और अगर हम कोई भी दो रिफ्लेक्सिव लेते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव ही होता है क्योंकि उसने इंटरसेक्शन में सेम वाले उठाए जाएंगे, तो जो रिफ्लेक्सिव होंगे अगर तो वो सारे के सारे आ जाएंगे, दोनों में सेम होंगे जिसकी वजह से वो इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव होता है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर क्या है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, और तो ये हमारे पास नॉट अ नेगेटिव टू ईच अदर। सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक जो है वो यहाँ पर नॉट अ नेगेटिव, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है, सेम भी हो सकते हैं बट नॉट अ नेगेटिव टू ईच अदर। ये आपके पास सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये इसका आंसर करेक्ट लगा हुआ है। इफ द टू रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, तो if two relation are reflexive then their composition is also a reflexive। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है कि जी अगर हमारे पास दो रिलेशन रिफ्लेक्सिव के होंगे तो उनका कंपोजिशन जो होगा वो आल्सो रिफ्लेक्सिव होगा। कंपोजिशन के नाम से मैं आपको और भी बताता जाऊं कि स्टूडेंट के जो कंपोजिशन वाला पोर्शन है ना, ये कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। ऑलवेज कंपोजिशन जो है वो नॉट अ कम्यूटेटिव होते हैं, कंपोजिशन में एसोसिएटिव होता है कि एसोसिएटिव होते हैं, कम्यूटेटिव नहीं होते। ये चीज़ भी आपने कंपोजिशन के नाम से याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इनवर्स ऑफ द रिलेशन कैन बी ऑब्टेन बाय द, तो इनवर्स ऑफ द रिलेशन किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है। देखिए अगर हमारे पास एक रिलेशन है ना जी 2 व 3, तो इसका इनवर्स किस तरह से पॉसिबल होगा कि आप चेंज कर दें दोनों ही एलिमेंट्स को, ठीक है, उनकी पोजीशन को। पोजीशन कैसे चेंज करनी है, 3 को पहले ले आए, 2 को बाद में ले आए। ये एक एलिमेंट के लिए नहीं है। अगर आपके पास रिलेशन इस तरह से है कि 1 व 2 3 व 4, ऐसे आपके पास कोई भी एक बड़ा सा रिलेशन है, तो आपने जब भी इसका इन्वर्स रिलेशन मालूम करना है देन आपने क्या करना है, तमाम के एलिमेंट्स को चेंज करना है। 4 व 3 बन जाएगा इधर से, फिर ये बन जाएगा जी, यहाँ पे 6 ले लें चलें ताकि फंक्शन भी रह जाए, तो 6 व 5। यानी आपके जो ऑर्डर पेयर होंगे उनकी पोजीशंस को हम चेंज कर देंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो यही बता रहा है हमें कि आपने चेंजिंग करनी है सिर्फ और सिर्फ पोजीशन की, साइन चेंज नहीं करेंगे, जस्ट पोजीशन चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि लेट ए क्रॉस ए, एक रिलेशन हमें दिया गया था कि फाइंड विच द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। अब हमने इसी रिलेशन में से एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है जो कि एक फंक्शन भी हो। तो स्टूडेंट फंक्शंस के लिए क्या होता है, फंक्शन के लिए ये होता है जी कि आपकी जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, जिस तरह से मैंने 1 और 3 लिखता हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहा जाएगा, सेकंड एलिमेंट को रेंज कहा जाएगा। आपकी जो डोमेन है वो रिपीट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी डोमेन यानी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब अगर मैं इसमें देखूं तो पहले वाला भी 1 है, दूसरे वाला भी 1 है, ये फंक्शन नहीं हो सकता। इसमें भी पहला 2 है, इसमें भी पहला 2 है, ये भी फंक्शन है नहीं हो सकता।
लेकिन इसमें देखूं तो पहली डोमेन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हर पेयर की डोमेन डिफरेंट है। इट मीन कि ये एक फंक्शन होगा। तो इसका जो R1 वाला पोर्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, तो चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है जी कि हमारे पास इफ़ 2x + 1 एफ ऑफ एक्स है एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू है जी x की और -1, देन हमने एफ ऑफ एक्स जो है इसको हमने फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे जी एफ ऑफ एक्स को? देखें, एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है कि आपने एफ वाले फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे एफ की ही वैल्यू को पुट करना है। जिस तरह से हमारे पास एफ ऑफ एक्स में क्या मौजूद है जी 2x + 1। अब हमने जब x की जगह पे x की ही वैल्यू को पुट करना है, इट मीन कि हमने x की जगह पे x है वहाँ पे इस चीज़ को पुट करना है। तो x की जगह पे आ जाएगा जी 2x + 1। ठीक है, और फिर ये आखिर वाला 1 आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4x + 2 + 1 और 4x + 3। तो इसका 4x + 3 जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास जो इस तरह के कंपोजिट फंक्शन होते हैं हम उनको इस तरह से, अगर f ऑफ g होता तो हमने g की वैल्यू को f ऑफ x में x की जगह पे पुट करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव है जी कि लेट f एंड g बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x। हाँ जी, फिर उसी तरह का फंक्शन आ जाता है, कंपोजिशन है जी f एंड g की। तो f एंड g में अगर हमारे पास कंपोजिशन है तो हम इसको भी हल करके देख लेते हैं क्या आंसर बनता है जी। f वाले के अंदर हम g की वैल्यू को डायरेक्ट आप पुट करता हूँ। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 3x + 2, तो ये बन जाएगा जी 3x + 2 एंड 3। तो हाँ जी, तो इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा 6x एंड 4 + 3, तो 6x + 7। तो इसका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वो आंसर गलत लगा हुआ है। इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में जाके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि हमें एक नेगेशन दी गई है जिसमें कहा जा रहा है कि x 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है, फिर इसी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि x अब 1 से क्या है जी छोटा भी है, बराबर भी है, और 10 से बड़ा भी है, बराबर भी है। अब ये देखें जी कौन सी यहाँ पे कौन सा ला लगाया गया है कि जिससे ये चीज़ हो चुकी है। देखें जी टोटली उलट हो चुका है। ठीक है, पहले x 1 और 10 के दरमियान में था, अब क्या है जी अब 1 से भी छोटा है और 10 से भी बड़ा है। मतलब टोटल ही क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। सो इट मीन कि यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ लगाया गया है, जिससे क्या हो चुका है उसका कंप्लीमेंट बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या आता है। हाँ जी, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में उसने कहा है कि इफ़ nth term of the sequence is an is equal to 2 into -3 की पावर n plus 5 की पावर n, then the term a1 is equal to। स्टूडेंट a1 टर्म किस तरह से निकालेंगे? जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा n की जगह पे 1 और 5 की पावर 1, तो पावर 1 है, इसको मल्टीपल करूंगा तो माइनस का 6 बनेगा, प्लस का 5 है, हल करने से माइनस का 1 बन रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो -1 जो कि हमारे पास फर्स्ट पे मौजूद है। ठीक है, तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है सीक्वेंस के भी कि आपको जस्ट
फर्स्ट टर्म पूछी जा रही है तो आपने n की जगह पे 1, अगर सेकंड टर्म पूछी जा रही है तो आपने n की जगह पे 2, यानी अगर a2 पूछा जाता तो हमने जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 पुट करना था और फिर उसको हल करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाता है जी कि द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ स्मॉलर वर्जन। हाँ जी, स्मॉलर वर्जन को हम रिकर्जन के नाम से जानते हैं। देखें जी, हमारे पास ये कैसे होते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं। एक्चुअल में ना ऐसा है कि हम कोई चीज़ जनरली जो है ना बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपके सिलेबस में आई थिंक इवन या ऑड नंबर के बारे में बता रहे हैं कि अगर हमारे पास के एक ऑड नंबर है, अगर आप इसके अंदर 2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, देन फिर भी ये एक ऑड नंबर ही होगा। कब? इफ़ के इज़ ऑड। अगर जो आपका के ऑड है तो आप इसमें 2 जमा कर देंगे, देन फिर भी आपका क्या होगा, वो ऑड होगा। अगर आप इसके अंदर 4, 6, 8, 10 जो भी नंबर ऐड करते जाएंगे तो आपको हमेशा एक ऑड नंबर मिलता जाएगा। तो जो सबसे पहले आप एक स्मॉलर वर्जन बनाते हैं ना, सबसे पहले उसी को रिकर्सिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेस में नॉट अ स्मॉलर होता है, ठीक है, कि जिसको कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अ स्मॉलर वर्जन, तो वो बेस होता है। ठीक है, जो बेस के लिए भी आप डिफाइन सुन लें कि जिसमें हम कह दें कि विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अ स्मॉलर वर्जन दैट इज द इट्स फॉर इट सेल्फ दैट इज द बेस। और अगर हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट विल बी अ रिकर्जन। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी जहन में रखना है कि अगर बेस के लिए आ जाता है तो नॉट का ऑप्शन इसमें आ जाएगा। तो नॉट अ स्मॉलर वर्जन के लिए एक्सप्रेस हो सके फॉर इट सेल्फ दैट इज द बेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी के हाँ जी, द टावर ऑफ हनर एंड पतली कंसिस्टिंग। ये तो साइंसदानों की एक कहावत थी जी, स्टोरी टाइप चीज़ थी, जिसमें उन्होंने आपकी स्टोरी भी जो आपके हैंडआउट में भी आई थिंक वो मौजूद है। तो उसमें 3 पोल थे, या बुक वालों ने भी पेपर वालों ने भी गलत जो है वो ऑब्जेक्टिव बनाया है। एक्चुअली में वो 3 पोल थे। ठीक है, जिसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं फिर किस दिन सुनाऊंगा आप लोगों को। तो वो उसमें ना 3 पोल के बारे में बताया जा रहा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3 है। ठीक है, वो पीपल नहीं है, वो पोल है। ठीक है, तो चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है द सम ऑफ द एलिमेंट कैन नेवर अपीयर इज अ ट्वाइसली इन अ सेट। देखें जी, जो सेट होता है ना हमारे पास, जिस तरह से मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि सेट में 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा 6 9 कुछ भी नंबर में आ जाऊँगा। तो इस सेट के अंदर किसी भी नंबर को ट्वाइस होने की इजाज़त नहीं है, 2 दफ़ा नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, 2 दफ़ा नहीं लिखा जा सकता। तो सेम एलिमेंट को कभी भी हम दोहराते नहीं है सेट के अंदर। इसी वजह से हम कह सकते हैं द सेम एलिमेंट कैन नेवर अपीयर ट्वाइस इन अ सेट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है जी, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ये कैसे पॉसिबल है जी कि ए यूनियन बी अगर मैं लूँ तो आंसर ए ही हो। तो इसका जो है वो अभी हम देख लेते हैं जी कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ए यूनियन बी करूँ और आंसर उसका ए आए। एक तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि जो आपका बी हो वो आपका सबसेट हो ए के अंदर से। ठीक है, तो दूसरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ये है कि अगर वो सबसेट होगा तो इसका मतलब होगा कि जब हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बी ही शो होगा, क्योंकि बी सारा का सारा ए के अंदर से होगा। तो ए यूनियन बी अगर ए आ रहा है, इट मीन कि अगर आप ए का बी से इंटरसेक्शन करेंगे तो जस्ट आपको बी आएगा। तो ये आपकी कंडीशन इस कंडीशन को फुलफिल करती है, क्योंकि वो सबसेट होगा तो इंटरसेक्शन में वो ही सारा का सारा दोबारा आ जाएगा। इट मीन कि अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए आ रहा है तो उसी सूरत में आएगा जब ए और बी का इंटरसेक्शन करने से आपका आंसर भी क्या है, बी है। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा जी कि नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है जी। उसमें नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास कौन सा आ जाता है, तो इसको हम ज़रा पहले साफ कर लेते हैं जी। क्या है जी नेक्स्ट हमारे पास, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ जाता है कि इफ़ पी कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती है जी कि पी इट इज़ अ रेनिंग, क्यू में कहता है जी शेल शी विल गो टू अ कॉलेज, इट इज़ रेनिंग शी विल गो टू कॉलेज। तो इसमें हमने क्या करना है जी कि इट इज़ रेनिंग एंड शी विल नॉट गो टू कॉलेज। अब देखिए जी नॉट आपका निगेशन से रिप्रेजेंट करता है, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है कि हमारे पास एक पी स्टेटमेंट दी गई है, एक क्यू स्टेटमेंट दी गई है, लेकिन इसमें एक तो लफ्ज़ एंड का इस्तेमाल हुआ है और दूसरा इसमें नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे जी, पी एंड निगेशन लिखेंगे एंड क्यू लिखेंगे। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जो हमारे पास पी एंड निगेशन क्यू। तो यो निगेशन के लिए आई थिंक ये इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला होगा। सही है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें कौन सा आ जाता है जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करके। आपने जस्ट ऑब्जेक्टिव पे ही हमने इस वीडियो में भी फोकस किया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।